नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। पिछले ही साल आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को जिन लॉज ने रिप्लेस किया है, आज से वो लागू होने वाले हैं। तो हमको जानना है कि किस तरह से सरकार इन लॉज को लागू करने के लिए तैयार कर रही है। अगर हम बात करें आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि ये कॉलोनियल लॉज रहे हैं, जब हम ब्रिटिश कॉलोनी थे तब से ये लॉज चले आ रहे हैं। आज हम ब्रिटिश कॉलोनी नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें खुद की एक पहचान देनी पड़ेगी। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पिछले समय में बहुत बदल चुका है, क्राइम्स बदल चुके हैं। क्राइम्स जिस तरह से हैंडल तब किए जा रहे थे और क्राइम्स जिस तरह से आज हैंडल किए जाने चाहिए, उनमें बहुत डिफरेंस है। तो आज हमें देखना होगा कि किस तरह से भारत की सरकार तैयारी कर रही है और आपको किस तरह से समझना होगा ये कैसे कानून चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लॉज हैं। पहला तो भारतीय न्याय संहिता BNS, जिसने इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया है। इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी को रिप्लेस किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सीआरपीसी है, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़रूरी, इन तीनों में सबसे सारे ही ज़रूरी हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आईपीसी है। आईपीसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉर्ड मकॉले द्वारा बनाए गए थे। और लॉर्ड मकॉले का इंटेंट, यानी कि एक ब्रिटिश कॉलोनी का इंटेंट, यहाँ के क्रिमिनल रिफॉर्म का नहीं था। क्रिमिनल जस्टिस यहाँ पर रिफॉर्मेटिव नहीं थी। रिफॉर्मेटिव यानी कि लोगों को अगर आपने क्राइम करते हुए पकड़ लिया, उसके बाद कन्विक्ट भी हो गए, उनको जेल भी हो गई, तो हमारा कार्य क्या होना चाहिए, उनको एक और मौका देने का, कैसे अपने आप में बदलाव ला सके और भारत के अच्छे नागरिक बन सके। बेसिकली आईपीसी किस पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी? ये दंड पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, यानी कि ये ज़्यादा ध्यान दे रही थी पनिटिव मोड पे। तो अगर आप बात करेंगे अभी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो हमारा क्या चाहता है कि यहाँ पे हमको रिफॉर्मेटिव होना है। यहाँ पे ये सारे जो नए लॉज आए हैं, नए कानून आए हैं, ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को हमको एक मौका और देना चाहिए, जिससे वो अपने आप को बेहतर कर सके, ना कि पनिटिव होना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि ये कॉलोनियल लॉज रहे हैं, तो ये वे आउट ऑफ ऑर्डर चले गए हैं। अब यहाँ का क्राइम रेट इंडिया में बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें डेफिशिएंसी है टाइम की। टाइम डिलेज बहुत होते हैं। ठीक है, एविडेंस का खो जाना, एविडेंस का ठीक से सपोर्टिव ना होना सबसे बड़ा इशू है कि टाइम डिले होता है। साथ ही साथ हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इनफ नहीं है कि वो लोगों को रिफॉर्म होने का चांस दे, वो बस पनिश का चांस देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कदार लोग अगर वो ठीक होना भी चाहें तो वो नहीं हो सकते, अपने तौर तरीक़ों को नहीं बदल पाते। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नया लाना ज़रूरी था। दिसंबर 2023 से अब तक केंद्रीय गृह सचिव ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ 1 दर्जन से ज़्यादा बैठकें की। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नए कानून की मूल भावना नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले होना चाहिए। ठीक है, और पुलिस का डंडा नहीं बल्कि डेटा के साथ काम करना। यहाँ क्या कहने का मतलब था, बिना हमारे पास डेटा के, बिना हमारे पास जो अच्छे डेटा होते हैं उसके बिना हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। अगर हमारे पास डेटा नहीं और पॉलिसी नहीं है तो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमेशा फ्रैगमेंटेड रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डेटा पे ज़्यादा बल दिया गया है कि डेटा कलेक्शन करिए, कौन सा क्राइम कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कौन सा क्राइम कहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है, कहाँ पे वुमेन ओरिएंटेड क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा हो रही है, इस क्राइम के होने का रीज़न क्या है। तो ये सारा चीज़ें डेटा कलेक्शन से चलता है। डेटा कलेक्शन सबसे अच्छा से हमें कौन दिखा सकते हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑलरेडी डेटा प्रोवाइड कर ही रहा है। उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी पुलिस है वो भी अपने अंदर रिफॉर्म्स ला सकती है। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है कि नए कानूनों को 2024-25 शैक्षणिक वर्ष से विश्वविद्यालयों और कानूनी शिक्षा केंद्रों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा इशू ये था, जो बच्चों ने अभी भी पढ़ लिया है ये सब,
जिन्होंने कुछ समय पहले इससे रिलेटेड एग्ज़ाम दे दिया है, अब उनको फिर से एक नया कानून पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे लॉयर्स को भी अपडेट होना पड़ेगा नए कानूनों के साथ, पुलिस को भी होना पड़ेगा, और साथ ही साथ सारे गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, सारे इंपॉर्टेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी होना पड़ेगा। स्कूली शिक्षा विभाग अक्टूबर से मार्च के बीच कक्षा 6 के ऊपर के छात्रों के लिए विशेष मॉड्यूल भी तैयार करेगा ताकि बचपन से उनके दिमाग में ये सारे कानून रहें। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी ने IAS, IPS और न्यायिक अधिकारियों तथा अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं आदि के अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया है ताकि वो इस नए कानून में उनको अपडेट कर सकें। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्रालयों ने लगभग 40 लाख ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए नए कानूनों पर 21 जून को हिंदी के वेबिनार भी आयोजित किया था। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो समन्वित प्रचार अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समूह के प्रयासों से समन्वय कर रहा है। सभी विभागों के साथ विषयगत पोस्टर और फ्लायर्स भी साझा किए गए हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, इन्फोग्राफिक्स आदि के माध्यम से नए कानूनों के लिए व्यापक दृश्यता की योजनाएं भी बनाई जाएंगी। प्रेस सूचना ब्यूरो ने नए आपराधिक कानूनों पर 20 राज्यों की राजधानियों में क्षेत्रीय मीडिया कर्मियों के लिए वार्ता और कार्यशालाएं आयोजित किए हैं। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार वार्ताओं को काफ़ी समर्थन मिला है, जिसमें क्षेत्रीय मीडिया की व्यापक भागीदारी रही। कहा अन्य राजधानी शहरों में भी ऐसी वार्ताएं कराई जाएंगी। तकनीकी उन्नयन के बारे में बात करते हैं। देखो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने तकनीकी अनुकूलता को सुविधाजनक बनाने के लिए अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम एप्लीकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन भी किए हैं ताकि अपडेटेड रहे। कुछ भी आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, सब कुछ आजकल अपडेटेड होना चाहिए। इसमें FIR दर्ज करना भी शामिल है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के दर्ज होने के बाद ही प्रॉपर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आगे बढ़ता है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है और समीक्षा और सहायता के लिए सहायता दल और कॉल सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। 14 मार्च को एक मोबाइल वेब एप्लीकेशन NCRB आपराधिक कानूनों का संकलन लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने ई-साक्ष्य, न्याय श्रुति और ई-समन जैसे एप्लीकेशन भी विकसित किए हैं इसके लिए। या आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होता चला जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी भी कानून का उल्लंघन किया है तो उसके बारे में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो उसका लॉयर हो, चाहे वो जो कन्विक्ट कर रहे हैं उसका लॉयर हो, प्लेंटिफ का लॉयर हो, डिफेंडेंट का लॉयर हो, इवन जजेस हो, पुलिस हो, फॉरेंसिक लैब्स हो, सबके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए ताकि एक एफिशिएंट टाइम बाउंड के अंदर डिसीजन आ सके, एविडेंशियरी सपोर्ट हो सके। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन क्योंकि डिजिटल है सब, तो यहाँ पे सारी डिजिटाइजेशन की वजह से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और जवाबदेही भी बढ़ेगी। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों बढ़ रही हैं। ठीक है, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आपराधिक कानून सुधार समिति की बात करें। देखो, भारत के गृह मंत्रालय ने, इसका बैकग्राउंड है ये, 4 मई 2020 को भारत की कानूनी प्रणाली की नींव रखने वाले आपराधिक कानून के 3 प्रमुख संहिताओं की समीक्षा और सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक समिति की स्थापना की थी। इस पर प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह थे, पूर्व कुलपति राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के। भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC, इंडियन पीनल कोड, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आकलन करना और उनमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर सुझाव देने की बात की गई थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अगर बात करें, ये आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1953 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा है ना ये, तो इसने क्या किया, रिप्लेस किया है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती है। जैसे क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल है। हिरासत की शर्तों की बात करें, BNSS ने कहा विचाराधीन कैदियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। आजीवन कारावास के मामलों और कई आरोपों का सामना करने वाले व्यक्तियों
सहित गंभीर अपराधी के अपराधियों के लिए भी व्यक्तिगत जमानत पर रिहाई को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बाद चिकित्सीय परीक्षण की बात करें तो चिकित्सा परीक्षण के दायरे को व्यापक बनाता है, जिससे किसी भी पुलिस अधिकारी यानी सिर्फ एक उप निरीक्षक ही नहीं को अनुरोध करने की अनुमति मिलती है, जिससे प्रक्रिया अधिक सुलभ हो जाती है और टाइम एफिशिएंट भी हो जाती है। इसके अलावा फॉरेंसिक जांच की बात करें, फॉरेंसिक जांच कोई भी साइंस जो कानून के काम आए, कोई भी विज्ञान जो कानून के काम आ रहा है उसे फॉरेंसिक कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर कोई विज्ञान कानून के काम आता है, कानून के काम आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे फोरेंसिक कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। कम से कम 7 साल की कैद की सज़ा वाले जो अपराधी होते हैं उनके लिए फोरेंसिक जांच अब अनिवार्य हो गई है। तो ये याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फोरेंसिक जांच अनिवार्य है जिनके लिए कम से कम 7 साल की सज़ा है। इसमें फोरेंसिक विशेषज्ञों को अपराध स्थलों पर साक्ष्य एकत्र करने और प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। जिन राज्यों में फोरेंसिक सुविधाओं की कमी है उनमें अन्य राज्यों में मौजूद सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। CRPC की बात करें, जैसे नमूना संग्रहण के बारे में बात करें, जो सैंपल कलेक्शन होता है, CRPC के नमूना हस्ताक्षर या लिखावट आदेशों से आगे बढ़कर उन व्यक्तियों से भी जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं उंगली के निशान और आवाज़ के नमूने एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है। अब यहाँ पे ही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आया था कि जब आप उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है तो आपका राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है। राइट टू प्राइवेसी जो कि आर्टिकल 21 में साफ साफ बताई गई है। अगर कोई व्यक्ति अपने नमूने नहीं देना चाहता और उस अपराध से नहीं जुड़ा है तो उसे क्यों देने की ज़रूरत है। BNSS 2 सख्त समय सीमा निर्धारित करता है, ये अच्छी चीज़ है। एक समय निर्धारण होने से जस्टिस बोलते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यहाँ पे जिन्होंने गलत काम किए हैं उनको तुरंत यहाँ पे सज़ा मिले और साथ ही साथ आपका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम भी फास्ट हो। बलात्कार पीड़ितों के लिए 7 दिन के भीतर मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, 30 दिनों के भीतर निर्णय आना चाहिए, 45 तक बढ़ाया जा सकता है इसको। पीड़िता की प्रकृति के बारे में 90 दिनों के भीतर अपडेट आ जाना चाहिए और पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप भी तय हो जाने चाहिए। अगर न्यायालय पदानुक्रम के बारे में बात करें तो CRPC की आपराधिक अदालतों को मजिस्ट्रेट अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पदोन्नति क्रमित रूप से व्यवस्थित किया गया है। इसने पहले 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रखने की भी अनुमति दी थी, लेकिन BNSS 2 इस अंतर और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की भूमिका को समाप्त कर चुका है। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 की बात करें तो इसका उद्देश्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करना था। यह इंडियन एविडेंस एक्ट के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है, अधिकांश बरकरार ही है, पर जिनमें इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, स्वीकारोक्ति, तथ्यों की प्रासंगिकता और सबूत का बोझ शामिल है। आइए 2 प्रकार के साक्ष्यों को मान्यता देता है, एक तो दस्तावेजी और मौखिक। तो ये याद रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलरली अगर हम इसकी बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो 2 तरह के यहाँ पे आप एविडेंस दे सकते हैं, एक तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड और एक मुँह से अगर बोले जा रहे मौखिक। माप के भेद सुरक्षित रखता है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज भी मानता है। इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई, जांच और परीक्षण भी संभव है। परीक्षण, जांच या पूछताछ के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों का उत्पादन अधिकृत किया जाएगा क्योंकि उन्हें डिजिटल साक्ष्य शामिल होने की संभावना है। किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान अस्वीकार्य है, यानी कि आप जब तक मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर नहीं बोलते तब तक उसको स्वीकृति नहीं मानी जाती है। पुलिस हिरासत में किए गए इस इकबालिया बयान भी तब तक अस्वीकार्य है जब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती। कानून उन मामलों में कई लोगों के लिए संयुक्त परीक्षण का प्रावधान रखता है जहां कोई आरोपी फरार हो गया है या गिरफ्तारी आदेश का जवाब देने में विफल रहा है। भारतीय न्याय संहिता के बारे में बात करें तो भारतीय न्याय संहिता ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया।
भारतीय न्याय संहिता संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम, जिनका पूरा काम ही है कि क्राइम से ही उनका घर चलता है। ऑर्गेनाइज क्राइम आतंकवाद तथा सामूहिक गंभीर आघात अथवा हत्या जैसे नए अपराधों को शामिल करते हुए हत्या, हमले तथा चोट पहुंचाने पर मौजूदा आईपीसी प्रावधानों को बनाए रखता है। इसमें दंड के रूप में सामुदायिक सेवा को भी शामिल किया गया है। अब सामुदायिक सेवा यानी कि कम्युनिटी सर्विस, यानी कि अगर आपने कोई दंड किया है और उसकी सज़ा भी भुगत रहे हैं, तो अगर आपकी सज़ा में लिखा है कि कम्युनिटी सर्विस आपको देनी है, तो यही है रिफॉर्मेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मतलब आपको पूर्ण रूप से बदलने की कोशिश करता है। इसे राष्ट्र की अखंडता को खतरे में डालने अथवा जनता के बीच आतंक उत्पन्न करने वाले कृत्यों के रूप में परिभाषित किया है। किसको? आतंकवाद को। मतलब अभी तक हमारे पास आतंकवाद की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी, पर आज हमारे पास भारतीय न्याय संहिता की वजह से आतंकवाद की डेफिनेशन भी आ गई है। इसके तहत मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास से लेकर जुर्माने सहित कारावास भी हो सकते हैं। अगर संगठित अपराध की बात करें यानी ऑर्गेनाइज क्राइम, आपका पूरा गैंग है, उसमें अपहरण हो रहा है, जबरन वसूली हो रही है, वित्तीय घोटाले हो रहे हैं, साइबर अपराध इत्यादि ये सब शामिल है। संगठित अपराध करने अथवा प्रयास करने वालों के लिए दंड के प्रावधान आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक भिन्न भिन्न है, जिसमें जुर्माना भी शामिल है। मॉब लिंचिंग क्या होता है? जब बहुत सारे लोग किसी भी मोटिव से एक व्यक्ति या किसी एक ग्रुप ऑफ लोगों के ऊपर अटैक करें, उसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। इसमें विशिष्ट आधारों जैसे नस्ल, जाति आदि पर 5 अथवा अधिक, याद रखिएगा, 5 अथवा अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई हत्या अथवा गंभीर चोट की पहचान एक दंडनीय अपराध के रूप में करता है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड है। पहले क्या होता था कि किसी यहाँ पे बहुत आसान होता था, कभी 1 या 2 व्यक्ति किसी की हत्या करते हैं, पर 3 व्यक्तियों के लिए भी ठीक है, 4 के लिए भी सही है। पर अगर 5 से अधिक करते थे, आप कैसे प्रूफ, यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ बढ़ जाता है कि किस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि पूरी की पूरी भीड़ ने ही ऐसा किया। अभी रिसेंटली हमने देखा मॉब लिंचिंग बहुत बढ़ गई है, इसलिए इसके ऊपर भी बनाया गया है। बलात्कार, ताक झांक, दृश्यता कथा तथा अन्य उल्लंघनों पर आईपीसी की धाराओं को बरकरार रखते हुए बीएनएस 2 सामूहिक बलात्कार के मामले में पीड़िता को वयस्क के रूप में वर्गीकृत करने की सीमा को 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष करता है, या किसी महिला के साथ धोखे से या झूठे वादे करने पर यौन संबंध बनाने को भी अपराध मानता है। बस यहाँ दिक्कत यह है कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि यहाँ पे झूठा वादा किया गया है कि नहीं। बस यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ लेके ही कोई लड़की जा सकती है और इसमें अपराध मतलब जिसके खिलाफ ये आरोप लगे हैं उसको अपराधी मान लिया जाएगा। आईपीसी की धारा 304A के तहत लापरवाही से मौत के लिए सज़ा को 2 से बढ़ाकर 5 साल कर देती है। यहाँ पे लापरवाही में डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इसके बाद हालांकि यह निर्धारित करता है कि अगर चिकित्सा दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अभी भी 2 साल की कैद है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल की कैद इनके लिए हुई है चिकित्सा के लिए, क्योंकि जनरली डॉक्टर्स ऐसा करते नहीं हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 से संबंधित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय न्याय संहिता द्वितीय भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। भारतीय न्याय संहिता द्वितीय आईपीसी की धारा 304A के तहत लापरवाही से मौत के लिए सज़ा को 2 से बढ़ाकर 5 साल कर देता है। तो आपको बताना होगा ऑप्शंस में, कमेंट सेक्शन में, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते जाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।